हेलो गाइस, वेलकम टू ऑलवेज राइज। तो इस वीडियो में हम दिसंबर 2019 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे विद डिटेल सॉल्यूशन। ये जो हमारा पार्ट 3 होगा, हर पार्ट में जो है हम 20 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपकी जो प्रिपरेशन हो बहुत ही ज़्यादा डिटेल तरीके से हो और सही तरीके से हो। इसके साथ ही हम जो भी लेक्चर लेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमने जो है हॉब्स का लेक्चर लिया था पिछली वीडियो में, तो इसके बाद से हम हॉब्स से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हैं हम उसमें डिस्कस करेंगे। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो इसको लाइक करना है, कमेंट करके बताना है कि आपको कैसी लगी और फीडबैक देना है, अपना शेयर करना है ताकि हमें मोटिवेशन मिले, एंड सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसमें जो भी हम डिस्कस करेंगे उसको पीडीएफ मिल जाएगा। साथ ही साथ एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए जो भी नेसेसरी मटेरियल्स है, बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड मटेरियल नहीं रहेगा, जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतना ही आपको जो है इस सारे टेलीग्राम पे चैनल पे मिल जाएगा, ताकि अगर आपको कोई दिक्कत भी होगी, जो कुछ आपको चाहिए होगा वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसका जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ये रीज़न और असर्शन बेस्ड है। तो असर्शन है कि हर्बर्ट साइमन रिजेक्टेड प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन and for Simon these are merely proverbs. So your answer is A. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. क्योंकि जो साइमन है वो क्लासिकल थियरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को क्रिटिसाइज करते थे एंड बोलते थे कि दीज आर मिथ्स, स्लोगन्स एंड पॉम्पस एंटिटीज। इनका कोई भी जो है साइंटिफिक बेसिस नहीं होता है और ये कोई भी एविडेंस नहीं दे पाते हैं, जिससे ये फेल हो जाते हैं। ओके, so our next question is कि the term Sanskritization was coined by M.N. Srinivas, M.S. Gavalkar, S.P. Mukherjee and Batley. So it was coined by M.N. Srinivas. So what is Sanskritization? एक्चुअली होता क्या है, मान लीजिए जो लोअर कास्ट है, ये जो देखा गया था ये मेनली जो आपका साउथ इंडिया में देखा गया था। तो जो लोअर कास्ट थे ना, अगर उनका थोड़ा सा इकोनॉमिकली वो स्टेबल भी हो जाते थे, तब भी उनको क्या होता था, सोसाइटी में रिकॉग्निशन नहीं मिलती थी। तो वो अपने कल्चर को, अपने जो भी उनका कस्टम था उसको छोड़कर वो क्या करते थे, जो अपर कास्ट है ना उसके कस्टम्स को क्या करते थे, ये इमिटेट करते थे, ठीक है, ताकि उनको जो है सोशल रिकॉग्निशन मिल सके। और सिर्फ इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं, नॉर्मल भी जो आपके लोअर कास्ट वाले जिनको बोला जाता है, क्योंकि एक सोशल स्टिग्मा अटैच होता है, तो उसकी वजह से ये क्या करते थे, अपर कास्ट वालों को इमिटेट करते थे। सो इट वॉज कॉइन्ड बाई प्रोफेसर M.N. Srinivas. He is a famous Indian sociologist. He was, and then उनकी जो बुक है रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया, ये उनकी बुक का नाम है। पहले इन्होंने इसको ब्राह्मणाइजेशन के नाम से बोला था, बाद में इसको संस्कृताइजेशन बोला था और ये उन्होंने डेफिनेशन दी थी कि संस्कृताइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच अ लोअर कास्ट और ट्राइब और एनी अदर ग्रुप चेंजेस इट्स कस्टम, रिचुअल्स, आइडियोलॉजी एंड वे ऑफ लाइफ इन द डायरेक्शन ऑफ हायर और मोर ऑफन ट्वाइस बॉर्न कास्ट। ओके, आपका अगला क्वेश्चन है कि फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अ सॉफ्ट लॉ। सो राइट टू एनवायरनमेंट, राइट टू डेवलपमेंट, राइट टू हेल्थ, राइट टू प्राइवेसी। अगर आप एक स्मॉल एम्बिट में देखोगे ना तो ये सारे के सारे सॉफ्ट लॉ में आते हैं, लेकिन अगर आप लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे या इंटरनेशनल रिलेशंस के टर्म्स में देखोगे तो राइट टू डेवलपमेंट इज अ सॉफ्ट लॉ, क्योंकि राइट टू डेवलपमेंट में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ओके, सो व्हाट इज अ लाइक लीगल, व्हाट इज सॉफ्ट लॉ? सॉफ्ट लॉ जो है वो ना तो स्ट्रिक्टली बाइंडिंग होता है, ना तो उनका जो लीगल सिग्निफिकेंस होता है वो कम होता है, ठीक है, एंड इट इज इनएलिएनेबल ह्यूमन राइट्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि वंदना शिवा इज नोन एज पोस्ट मॉडर्निस्ट, मार्क्सिस्ट, इको फेमिनिस्ट, कंजर्वेटिस्ट। सो शी वॉज एन इको फेमिनिस्ट। वो बोलती थी कि उनकी जो एक आर्टिकल थी कि एम्पावरिंग विमेन, उन्होंने बोला था कि एक क्या होना चाहिए, सस्टेनेबल वे ऑफ एग्रीकल्चर होना चाहिए, प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर होना चाहिए, क्योंकि इंडिया में जो फार्मिंग का अब हो चुका है वहाँ पे कौन है, विमेन है। ये किस लिए हुआ है कि जो मेनली इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स हैं, ओके, या फिर कोई भी इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, तो उसकी वजह से जो डेली लाइफ की मेंटेनेंस का वो हो गया है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो गई है, विमेन की हो गई है। और शी एडवोकेट्स अगेंस्ट द प्रेवलेंट patriarchal logic of exclusion. Okay, so next question is कि which of the following is not correct? Nation is a psychological concept, this is correct. State is a legal concept, this is also correct. Nationalism is an attribute of nation, this is correct. Nation and state are coterminous. So यहाँ पर जो है एक important चीज़ आपको बता देती हूँ, this one is like not correct.
सो व्हाट इज नेशन एंड व्हाट इज स्टेट? तो स्टेट की जो है 3-4 वो क्या होती हैं, डिफाइनिंग क्राइटेरियाज होती हैं। ओके, तो जैसे हुआ डेफिनेट टेरिटरी, ओके, गवर्नमेंट, पॉपुलेशन, सॉवरेनिटी एक्सेट्रा। ये जो है स्टेट की कुछ डिफाइनिंग क्राइटेरियाज होती हैं। लेकिन जब इसमें आप कॉमन कल्चर को ऐड कर दोगे, व्हाट यू आर गोइंग टू ऐड? कॉमन कल्चर, ठीक है, जो आपको एक वननेस की भावना देगा कि वी आर इंडियंस रादर देन वी आर हिंदू मुस्लिम, और वी आर तेलुगु तमिलियंस, और वी आर फ्रॉम साउथ इंडियन नॉर्थ इंडिया, रादर देन दिस व्हेन देयर इज अ फीलिंग ना कि वी आर इंडियंस, तो वो जो वननेस की भावना होती है वो जो होती है नेशन होती है। एक्चुअली में क्या हो जाता है कि हमारे, आपको पता ही है कि इंडिया में एक कॉमन कल्चर नहीं है, ये अमेलगम ऑफ सो मेनी कल्चर्स है। तो होता क्या है, कभी हम रिलीजन के बेसिस पे, कभी हम लैंग्वेज के बेसिस पे, कभी हम रीजन के बेसिस पे क्या होते हैं, अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगते हैं। लाइक रादर देन वी बीइंग इंडियन वी आर फर्स्ट हिंदू, और वी आर फर्स्ट सिक्स, और वी आर फर्स्ट मुस्लिम्स। ओके, रादर देन बीइंग इंडियंस वी आर फर्स्ट तमिलियंस, तेलुगु, हिंदी, एंड हम किस रीजन से बिलोंग करते हैं, ये हमारी आइडेंटिटी को क्या करने लगता है, ज़्यादा हम इन लोगों से अपने आप को रिकॉग्नाइज करने लगते हैं। तो हमारे नेशन जो क्या है वो हमारे स्टेट के अंदर है, इंडियन स्टेट के अंदर नेशन है, और इसीलिए बोला जाता है कि इंडिया इज इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ नेशन। सो आई होप दिस इज क्लियर। सो योर आंसर विल बी नेशन स्टेट आर कोटर्मिनस। सो ये जो है कुछ एक्सप्लेनेशन है, आप इसको देख लीजिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि on which of the following grounds writs of certiorari can be issued by the judiciary? Lack of jurisdiction, locus standi, excess of jurisdiction, error of law। तो जो टाइप्स ऑफ रिट है ये हमने आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में अपनी वीडियो में पढ़ाया हुआ है। इसका जो डिस्क्रिप्शन, इसका जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा, आपके सारे कंसेप्ट जो हो जाएंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो सर्शियरी में हमने आपको बताया था कि जब भी कोई जो है जुडिशरी नेचुरल जस्टिस को नहीं फॉलो करती है, यानी उसका जो जुरिस्डिक्शन क्या होता है, कम होता है, या फिर वो जो उसका जुरिस्डिक्शन नहीं होता उससे ज़्यादा वो जुरिस्डिक्शन देने की कोशिश करती है, या फिर ऐसा लगता है कि देयर इज गोइंग टू बी एन एरर ऑफ लॉ, तो ऐसे केस में क्या होता है, सर्शियरी इशू होता है। तो योर ऑप्शन विल बी A, C and D. So next question is the positive impact of liberalization or foreign investment, increased production, increase in unemployment, technological advancement। So यहाँ पर जो है आपसे पॉजिटिव पूछा है, तो इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, दिस इज अ नेगेटिव इम्पैक्ट। तो जिसमें भी सी है उन सबको माइनस कर दो, योर आंसर विल बी A, B and D। The best compounder of pluralist theory of citizenship was, so he was B.S. Turner। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो आपका पैराग्राफ बेस था इस जिसमें पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर के बारे में बताया गया था। सो मेनली एक बार देख लेते हैं कि व्हाट इज इट। सो पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर्स होल्ड द व्यू दैट देयर कैन नॉट बी एनी ऑब्जेक्टिव नॉलेज। ऑब्जेक्टिव नॉलेज नहीं हो सकता है, इसका क्या मतलब है, देयर कैन बी अ सब्जेक्टिव नॉलेज ऑफ सोशल इश्यूज। एंड फॉर द पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर नॉलेज इज नॉट सिंपली अ कॉग्निटिव फैक्टर। वो केवल एक कॉग्निटिव फैक्टर नहीं होता है, बल्कि वो नॉर्मेटिव भी होता है एंड पॉलिटिकल पावर से भी लिंक होता है, बिकॉज नॉलेज आर म्यूचुअली सपोर्टिव, सो दे डायरेक्टली इम्प्लाई वन अनदर। फिर द पोस्ट मॉडर्निस्ट are critical of classical liberals, they are and contemporary positivists who believed in objectivity and superiority of science, so mainly modernist. Through deconstruction, the postmodernists want to look at every accepted or settled idea with new lenses. Okay, so your first question is कि who among the following is not a postmodernist thinker? So J. Burton is not a postmodernist thinker. फिर which one of the following statement is incorrect according to postmodernist thinker? Postmodernists challenge the notion that knowledge is eternal. This is correct. Knowledge is linked to power. This is also correct. Michael Foucault का था. Knowledge leads to progress of world. So they do not say anything specifically about this. So your answer will be C. हालांकि यहाँ से जो क्वेश्चन है यहाँ से आंसर निकालना आपके लिए टफ था, बट यूजीसी नेट की जो आंसर की है उसमें यही दिया हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट प्रिफर्ड बाय पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर? सो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, डीकंस्ट्रक्शन, मॉडर्निज्म, सब्जेक्टिविटी, सो इट इज मॉडर्निज्म। According to postmodernist thinker, which attribute of knowledge does not exist? Normative, cognitive, political, objectivity। तो ये मैंने आपको बताया था, ऑब्जेक्टिविटी सीधे सीधे दिया हुआ है यहाँ पे। अगला है कि which of the following is postmodernist thinker? So Jacques Derrida is
पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर। सो ये जो है आपका आंसर है। फिर आपका अगला है कि अकॉर्डिंग टू, इसमें दो स्टेटमेंट कौन से करेक्ट हैं वो आपको बताने हैं। अकॉर्डिंग टू अगस्त कॉम्टे द प्रिंसिपल ऑफ methods are observation, experiment and comparison. This is correct. According to Bluntschli, the true methods are philosophical and historical. This is also correct. So very few thinkers are pragmatic inductive methods in contemporary time. This is very very wrong, because most of the जो thinkers हैं वो अब inductive जो method है उसको use कर रहे हैं, ना कि deductive. So John Rawls had used deductive and dogmatic methods. No, this is also wrong. तो अगर आपको स्टार्टिंग के दो नहीं भी पता थे तब भी आपको पता था कि सी एंड डी इज गोइंग टू बी रॉन्ग। सो जिसमें सी एंड डी है उसको अगर आप हटा देते तो योर आंसर विल बी ए एंड बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिमला पैक्ट वाज साइंड बाय इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1972। दिस इज करेक्ट। फिर रीजन इट प्रोवाइड्स दैट टू कंट्रीज विल सॉल्व देयर डिस्प्यूट्स थ्रू मीडिएशन ऑफ अदर कंट्रीज। दिस इज रॉन्ग, क्योंकि शिमला पैक्ट में जो मेनली था उसमें बोला गया था कि बाइलेटरली ये लोग अपने इश्यूज को सॉल्व करेंगे। इसीलिए जब पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस में गया था तो इंडिया ने बोला था कि पाकिस्तान हैज ब्रीच्ड शिमला पैक्ट 1972। सो योर आंसर विल बी ए इज करेक्ट एंड आर इज रॉन्ग। फिर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग चाइनीज पॉलिसी ऑफ थियरी ऑफ palm and 5 fingers. It includes Bhutan and Nepal. It includes Arunachal Pradesh, Sikkim and Ladakh. It includes Mizoram, Manipur. It includes Tripura and Nagaland. So actually में माओ ने जो है palm and theory of palm and 5 fingers का कंसेप्ट दिया था और उन्होंने palm बताया था तिब्बत को। ओके और जो 5 फिंगर्स थे उसमें उन्होंने इंडिया के और नेपाल के प्रोविंसेस को लिया था। सो इट इंक्लूड्स भूटान एंड नेपाल, इट इंक्लूड्स, इसको बोलते थे नेपा, सिक्किम एंड लद्दाख। सो योर आंसर विल बी ए एंड बी। सो यहाँ पे ये दिया हुआ है और इसमें एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, द टर्म इज कंस्ट्रेंट कोऑपरेशन। इंडिया एंड चाइना का जो रिलेशन है वो कंस्ट्रेंट कोऑपरेशन है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि ग्लोबल लेवल पे जो है अगर आप जैसे WTO ओके या फिर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड IPCC या फिर पेरिस क्लाइमेट चेंज, यहाँ पर जब देखोगे तो ग्लोबल लेवल पे दे आर सपोर्टिंग ईच अदर, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब लोकल लेवल की बात आती है तो चाइना इज़ वेरी अग्रेसिव, प्लस दोनों जो है एमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, तो यहाँ पर जो है इनका डिस्प्यूट रहता है। मेनली जो इनका डिस्प्यूट किससे, बॉर्डर से रिलेटेड है, जैसे कि अभी डोकलाम इशू आया। ओके मतलब लोकल लेवल पे दे आर नॉट सपोर्टिंग ईच अदर, लोकल लेवल पे यहाँ पर इनका कोऑपरेशन सही तरीके से नहीं है, इसलिए इनका रिलेशन क्या माना जाता है, कंस्ट्रेंट कोऑपरेशन। सो आई होप दिस इज क्लियर। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हु सेड एवरी स्टेट इज नोन बाय द राइट दैट इट मेंटेन्स। तो इट वाज सेड बाय लास्की। लास्की क्या बोलते हैं कि राइट्स जो होते हैं वो तभी एक्चुअली मायने में राइट्स हैं जब ये जो है किसी भी इंडिविजुअल को उसके बेस्ट फॉर्म में ले आते हैं। ओके एक नॉर्मल इंडिविजुअल है, जब उसको एक राइट मिलता है तो अपने बेस्ट फॉर्म में जब आएगा तो वो जो होती है राइट की मीनिंग होती है। ओके सो हियर ही हैज सेड कि राइट्स आर दोज कंडीशंस ऑफ सोशल लाइफ विदाउट विच नो मैन कैन सीक इन जनरल टू बी हिमसेल्फ एट हिज बेस्ट एंड देयरफॉर इट इज द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट टू मेंटेन राइट्स। लास्की हैज राइटली सेड दैट एवरी स्टेट इज नोन बाय द राइट दैट इट मेंटेन्स। सो आई होप दिस इज क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें आपको मैच करना है साइकोलॉजिकल स्कूल डेनियल लर्नर, नॉर्मेटिव स्कूल महात्मा गांधी, स्ट्रक्चरल स्कूल GA आमंड, टेक्नोलॉजिकल स्कूल डेविड एप्टर। सो इसमें एक्चुअली आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, बहुत लोगों को नहीं पता होगा सारे स्कूल के बारे में। तो नॉर्मेटिव स्कूल का अगर आप देखोगे तो दिस इज करेक्ट। सो दिस इज महात्मा गांधी, स्ट्रक्चरल स्कूल GA आमंड। दिस इज वेरी बेसिक, यू शुड नो दिस। ओके तो यहाँ पर देख लो कि किसमें जो है बी का सेकेंड दिया हुआ है, फर्स्ट में दिया हुआ है, देन सी में दिया हुआ है। सो एंड सी का जो है थर्ड होगा, तो कौन सा है, दैट इज योर फर्स्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर अगला है कि ये 2 फैक्टर थियरी, ये भी मैच करना है आपको, हायरार्की नीड्स थियरी, थियरी ऑफ नीड्स, थियरी ऑफ एक्स एंड वाई। तो 2 फैक्टर थियरी जो दी थी वो हर्जबर्ग ने दी थी एंड हायरार्की ऑफ नीड्स थियरी ये आपकी मैस्लो ने दी थी। थियरी ऑफ नीड्स किसने दी थी, इट वॉज गिवन बाई मैकलैंड एंड थियरी ऑफ एक्स एंड वाई दिया था मैकग्रेगर ने। सो योर ऑप्शन विल बी डी। फिर 73rd अमेंडमेंट, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सिक्स टू प्रोवाइड विच ऑफ द फॉलोइंग टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस येस, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी येस, पूरे तरीके से नहीं, लेकिन अगर कोई टैक्सेस लगाने जैसे ऑक्ट्राई टैक्स वगैरह तो उसके लिए उनको छूट मिली हुई है।
फिर एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ रूरल पॉपुलेशन, यस, रिजर्वेशन का जो प्रोविजन है फॉर वुमेन एंड वल्नरेबल सेक्शन, सो यस, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. तो योर आंसर विल बी A, B, C and D. So thank you and please subscribe our channel and press the bell icon. Thank you.